हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज भाग है आज हमारा 85, जिसमें हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज के जो प्रश्न हैं उनको शुरू करने से पहले कल के प्रश्न में थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। देखिए, कत्यूरियों की जो राजभाषा थी वो हमारी संस्कृत थी। मैंने आपसे यहाँ पर ऐसा ही कुछ बोला था, लेकिन मैंने फिर आपसे बोल दिया कि जो कत्यूरियों की राजभाषा थी वो हमारी पाली थी। मैंने कल ये गलती की थी, तो ध्यान देना। जो राजभाषा थी हमारे संस्कृत थी, लेकिन जो पाली थी ना वो उनकी क्या थी, हमारी लोक भाषा थी। किनकी लोक भाषा थी? हमारे कत्यूरियों की। तो थोड़ा सा उसको आप लोग सही कर लें। पहला प्रश्न है कि राज्य में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सहयोग से कहाँ सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों, बात हो रही कि हमारे बिजली से यह संबंधित है। लिखा है ना कि पावर करके। तो ध्यान देना, यह जो इसकी जो हमारी स्टेशनों की स्थापना की जा रही है, रुड़की में भी की जा रही है, किच्छा में भी की जा रही है, पिथौरागढ़ में भी की जा रही है, और इनमें से सभी। तो इसका जो डी आंसर हमारा कौन सा? ये सभी हमारे क्या, तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हमारे क्या, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन सब स्टेशन की स्थापना की जा रही है। ध्यान देना, रुड़की, किच्छा, पिथौरागढ़ और हमारे सभी। दूसरा प्रश्न है कि पौंटा आभूषण धारण किया जाता है। जो पौंटा नामक जो आभूषण होता है वह महिलाओं द्वारा शरीर के किस हिस्से में धारण किया जाता है, यहाँ पर ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वो है हमारा डी, पैर में। देखिए, बात करेंगे थोड़ा सा आभूषण पर। तो दोस्तों, मैं पूरी एक वीडियो बना के आपको दे चुका हूं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है उनसे एक बार रिक्वेस्ट है वो देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कुछ उसमें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बात ये नहीं है वहाँ पर सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर आपको पूरा के पूरे आभूषण के बारे में आपको समझने को मिलता है। तो एक बार देख लें जरूर जाके। तीसरा प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में सबसे कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों, सोच के आंसर देना है कि कहाँ पर निवास करती है। तो वह है हमारा कौन सा? डी, बागेश्वर। देखिए, उसके पीछे कारण भी है बागेश्वर में सबसे कम निवास करने का। कारण क्या है? क्योंकि दोस्तों हमारे एकमात्र, अगर बात करते हैं कि एकमात्र नगर हमारे किस जिले में है, तो हमारे कहाँ है? बागेश्वर में ही है। कौन सा नगर है? तो बागेश्वर ही है। ठीक, इसलिए सबसे कम हमारी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। कहाँ पर? नगर में। और नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? तो हमारे कहाँ करती है वो? देहरादून में हो जाती है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक नगर किस जिले में है? तो दोस्तों हमारा कौन सा? उसका हरिद्वार आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो सिर्फ पुरुष साक्षरता पूछा गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वो है हमारा बी, 87.40%। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि कुल हमारी उत्तराखंड में कुल साक्षरता कितनी है, तो दोस्तों तब हमारी कुल साक्षरता हमारी आती है, वह होती है 78.82%। और महिलाओं की जो साक्षरता है हमारी कितनी प्रतिशत है? तो हमारी कौन सी? 70.00%। तो ये महिलाओं की है, ये हमारे पुरुष की है, और हमारी उत्तराखंड की है। और अगर कहीं बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कैसी साक्षरता है, तो शायद मुझे लगा एक आध प्रश्न मैंने और दिया होगा साक्षरता से, वहाँ बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत बिजली मिलती है? तो इसका दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वह है सी, 12%। छठा प्रश्न है कि राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो नवीनीकरण ऊर्जा नीति की जो हमारे राज्य में घोषणा हुई थी वह हुई थी हमारे 29 जनवरी 2008 को। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक आप और ध्यान देना, 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा हुई थी। सातवां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले में है? मैंने कहा ना कि आपको एक आध प्रश्न ऐसे देखने को मिलेगा करके। तो दोस्तों, जो सबसे कम हमारी महिला जो साक्षरता है ना अभी, वो हमारे उत्तरकाशी में है। कुल कितने प्रतिशत हमारा है? तो वो हमारी 62.35% हमारी सबसे कम महिला साक्षरता है। तो 62% बहुत कम होता है दोस्तों। और सर्वाधिक जो हमारी महिला साक्षरता है वो हमारे देहरादून में है। कितनी है वो? 78.54%।
और यहीं पर अगर पूछता है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता हमारे रुद्रप्रयाग में है। वहाँ पर कुल कितनी साक्षरता है हमारे पुरुषों की, तो दोस्तों वो 93.90 है। काफ़ी अच्छी साक्षरता है वो पुरुषों की। और सबसे जो कम पुरुष साक्षरता हमारे है वो हमारे है यूएस नगर में। कुल कितनी है वहाँ पर है, तो हमारे यूएस नगर में आई थिंक मेरे हिसाब से, सॉरी उधम सिंह नगर नहीं, हरिद्वार होगा ना, ठीक, हरिद्वार में सबसे कम पुरुष साक्षरता हमारे हरिद्वार में। ठीक, ध्यान देना कुल कितनी है, तो हमारे पर वहाँ पर 8.04% है। और अगर यहीं पर ही मैं बात करें, मैं आपसे पूछूं कि जो सर्वाधिक जो हमारी साक्षरता है वह किस ज़िले में है, तो दोस्तों जो सर्वाधिक हमारी जो साक्षरता है वह हमारे देहरादून में है। और देहरादून में कितनी है, तो हमारे यहाँ पर 8.25% है। और सबसे जो कम साक्षरता है वहाँ पर हमारा उधम सिंह नगर होगा, वहाँ पर हमारा यूएस नगर होगा, तो वहाँ पर कुल 73.10 हमारी साक्षरता होती है। 8वां प्रश्न है कि पौराणिक तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है, तो जो पौराणिक तिमुड़ा मेला हमारा है वह दोस्तों हमारे लगता है कहाँ पर, बद्रीनाथ में। अब बद्रीनाथ हमारा कहाँ पर है भाई, हमारे चमोली में है। ठीक, कहते हैं कि जब बद्रीनाथ धाम खुलता है उससे पहले तो जो भी एक शनिवार आता है तो उस दिन हमारा यह मेला लगता है। 9वां प्रश्न है कि गोमती व गरुड़ गंगा का संगम कहाँ पर होता है, तो दोस्तों गोमती और जो गरुड़ गंगा हमारा संगम होता है वह होता है हमारे कहाँ पर, बी बैजनाथ में। और बैजनाथ कहाँ है, तो हमारे वही बागेश्वर में है। अगर यहीं पर पूछता है कि गोमती और सरयू का संगम कहाँ पर होता है, तो हमारा कौन सा आंसर होता है, वो बागनाथ होता। तो फिलहाल तो इसका आंसर हमारा बी बैजनाथ है। 10वां प्रश्न है कि राज्य में कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना में रखा गया है, तो दोस्तों राज्य में हमारे 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को ना वो लघु परियोजना में रखा गया है। जितनी भी 25 मेगावाट की हमारी क्या होंगी, हमारी परियोजना होंगी। 11वां प्रश्न है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध किस देश से लिया गया, ठीक है, दिया नहीं गया है, हमारा लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो हमारे जो राज्य और केंद्र के संबंध हैं वह दोस्तों हमारे लिए गए हैं कनाडा से। तो इसका हमारा सी आंसर सही होता है। ठीक, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंध जो हमारे आते हैं भाग 5, 6, 7, 8 में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। 7वां प्रश्न है कि 12वां प्रश्न है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों जो नीति आयोग की जो हम बात करें कि प्रथम उपाध्यक्ष, तो जो प्रथम हमारे उपाध्यक्ष थे हमारे नीति आयोग के वह थे हमारे कौन, अरविंद पनगड़िया। तो इसका हमारा बी आंसर सही है। अगर यहीं पे बात करते हैं, देखिए नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होती है। और नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे हमारे, तो वो कौन थे, श्री नरेंद्र मोदी जी थे। वर्तमान में हमारे यही हैं, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन हो गए, वो यही हो गए। और वर्तमान में हमारे मोदी जी हैं। और बात करते हैं कि देखिए नीति आयोग किसके बदले आया था, योजना आयोग के बदले आया था। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे हमारे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और वहीं पर पूछते हैं कि प्रथम हमारे जो योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों उसके हमारे उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। जो यहाँ पर मैंने आपको ए आंसर दे रखा है। अब आप लोगों ने कमेंट ये करना है कि देखिए सीईओ तो हमारे भी नीति आयोग के हमारे अमिताभ कांत, ठीक, शायद वर्तमान में यही हैं। और आप ये कमेंट करें कि हमारे जो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। 13वां प्रश्न है कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यहाँ पूछा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि इनका संबंध हमारे उत्तराखंड से है। गोविंद वल्लभ पंत के पुत्र होते हैं हमारे कौन, केसी पंत, कृष्णचंद पंत, जो कि हमारे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और जिनका जो कार्यकाल था दोस्तों 1995 से लेकर सन 2000 तक था। लेकिन अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा ना कि उत्तराखंड की स्थापना किस वित्त आयोग के अंतर्गत हुई थी, तो दोस्तों यहाँ पर 11वां वित्त आयोग आएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल तो हमारा कहाँ तक था, सन 2000 तक था। और इसके बाद हमारे आते हैं प्रमुख व्यक्ति, उनका नाम था एम खुसरो। ठीक, मैं शायद लिखा भी यहाँ पर, देखिए लिखा है ना कि एम खुसरो करके। तो दोस्तों इनका कार्यकाल था हमारा सन 2000 से लेकर 2005 तक। तो उस टाइम पर हमारा कौन सा 11वां वित्त आयोग था। और दोस्तों जो 15वें जो वित्त आयोग है हमारा, उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे कौन है, हमारे NK सिंह हैं। 14वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान हमें देखने को मिलता है, तो दोस्तों पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का, तो इसका जो हमारा
सही आंसर है वह है हमारा दोस्तों बी, अनुच्छेद 280 का। अगर यहीं पर आपसे पूछता कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है, तो दोस्तों वह है हमारा अनुच्छेद 243 का क में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना आप लोग। और 15 प्रश्न है कि हमारा देखिए संघ लोक सेवा आयोग हमारा होता है ना कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का हमारा कार्यकाल होता है वह होता है हमारा 6 वर्ष या 65 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष या हमारे कौन सा 6 वर्ष, जो भी पहले हो वह हमारे इनका कार्यकाल होता है। 16 प्रश्न है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें बोलते हैं हम कौन सा, डी, अकारांत। और 17 प्रश्न है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पूंजीवादी कौन सा सही लिखा है वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें, जो पूंजीवाद हमारे सही लिखा गया है वो हमारा लिखा गया कौन सा, बी, पूंजीवाद नहीं, पूंजीवाद। 18 प्रश्न है कि कविश्वर में कौन सी संधि है। तो दोस्तों कविश्वर में जो हमारी संधि है वह है हमारी कौन सी, ए, दीर्घ संधि। और 19वां प्रश्न है कि मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, मैं कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों कल भी शायद प्रश्न ऐसा लेके आया था मैं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य और सरल वाक्य हमारे एक ही होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा, मैंने कुछ कहा और उसने सुना कुछ और परंतु, या, इसीलिए, हमारे ऐसे शब्द आते हैं कहाँ, हमारे संयुक्त व्यंजन में। तो इसका हमारा बी आंसर सही है। और आज का अंतिम और 20वां प्रश्न है कि जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों उसके लिए हमारा एक शब्द है हमारा ए, असाध्य। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।